बैक टू जय हिंद क्लासेस। जैसा कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 पार्ट देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमें लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया था। अब बिना किसी डिस्कस के हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 4 में 5.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो इसी पार्ट में हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमको एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। क्या दे रखा है यहाँ पर? दो समांतर श्रेणियां, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनका सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा? 100 ही होगा। आप बोलेंगे कैसे? तो ऐसे देखिएगा, जैसे कि मैं आपको समझाऊं। यहाँ पर एक तो दे रखा है दो समांतर श्रेणियां हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों का जो डिफरेंट है वो सेम है और इनके 100वां जो पद है, 100वें पद का अंतर कितना है? 100। तो 1000वें पद का कितना होगा? सीधी सी बात है, अगर इनका सार्वअंतर सेम है तो दो एपी जहां तक चलेगी इनका अंतर सेम रहेगा। कैसे? जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पर कोई एक एपी ले ले हम, 2 3 4 5 और यहाँ ले ले सॉरी 3 4 5 6। जैसे कि यहाँ पर ये पहला पद है, इसको A1 माने, A2 A3 A4। तो यहाँ पर इस श्रेणी के पहले पद में कितना अंतर आ रहा है? 1 का। और ये दोनों समांतर श्रेणियां एक एक सार्वंतर से चल रही है, देखना 1 1, और यहाँ पर भी एक एक सार्वंतर से चल रही है। तो पहले पद में 1 का अंतर, दूसरे पद में भी 1 का, तीसरे पद में 1 का, चौथे पद में, ऐसे ऐसे अगर आगे चले तो 100वां पद होगा उसमें भी 1 का अंतर होगा, 1000वें पद में भी कितने का अंतर होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि इनका सार्वंतर सेम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 100वें पद का सार्वंतर भी 100 ही होगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन इजी एंड शॉर्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास 10 पांचवी एक्सरसाइज समांतर श्रेणी का 5.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। तो अब से क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जितने भी सवाल है सारे इंपॉर्टेंट है। उसमें से यह एक सवाल है 13, देखिए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। हमको ये बतानी है कि 3 अंकों वाली कितनी जितनी भी संख्या है उसमें से कितनी संख्या, कितने नंबर्स ऑफ टर्म, यहाँ पर नंबर्स ऑफ टर्म निकालना, हमको n निकालना, कितनी ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से विभाजित होती है। अब इस सवाल में हमें कुछ पता नहीं चला, अगर बोर्ड में ऐसा सवाल आ गया तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये करेंगे कि 3 अंकों वाली संख्याएं कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से खत्म होती है, ये हम लिख देते हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से स्टार्ट होती है, 100 101 102, ऐसे 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 चलती जाए तो 999 पर खत्म होती है। ठीक है, लेकिन हमको काम किस पर करना है, आंसर किसका निकालना है? यहाँ से जो 7 से विभाजित हो, मतलब 3 अंकों की सारी संख्या हमको नहीं लेनी है, ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो। तो हम यहाँ पर जो 7 से विभाजित है उसकी एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित हो, इसकी एक एपी बनानी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या 100 7 से विभाजित है। तो 100 में 7 का डिवाइड करके देख लेंगे, 7 एकम 7, 3 बचे, यहाँ पर आया 0 और नहीं आता है। तो 100 नहीं, 101 का देख लेते हैं, 101, 1 बार बोले 7, 3 बचा, 1 7 21, 7 28 नहीं होगा। यहाँ पर हम 105 देखते हैं, 7, 1 टाइम बोले 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 बचा, 5 और 7 5 35, मतलब 105 जो है वो 7 से डिवाइड है। इसके बाद आगे देखें तो 5 के बाद हम देख लेते हैं 110 देख लेते हैं, 7 से 7 7, यहाँ पर बचे 4 और 0 जो कि डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड क्या होगा? 49, मतलब यहाँ पर 119 देख लेते हैं, नहीं तो 115 ट्राई कर लेते हैं। तो 7 एकम 7, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 45, 7 7 28 7 35, 7 छंग 42, मतलब 42, मतलब यहाँ पर 112 जो होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा।
4 बार और ऊपर से आया 2, 7 7 7 छंग 42, मतलब 112 ऐसे 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 एपी चला। तो पीछे से लास्ट से ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड है? 7 एकम 7, 2 बचा 19, 7 7 7 चौक 28, 1 बचा 14, 2 बार बोला, मतलब यहाँ पर 994 जो है वो 7 से डिवाइड है। तो हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट यहाँ पर एक एपी बना दिया। देखो पहले तो हमने 3 अंकों वाली संख्याएं लिख दी, उसके बाद 3 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 7 से डिवाइड है उसकी एक एपी बना दी। अब इस एपी से हम ज्ञात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से डिवाइड है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन में हमें एक तो ए की जरूरत पड़ेगी, तो ए है हमारे पास 105। डी की जरूरत पड़ेगी, तो डी हमको पता है 7 क्योंकि 7 से विभाजित है, तो डी हमारे पास होगा 7 यहाँ पर। और ए एन जो होगा वो होगा, अंतिम पद है हमारे पास 994 और हमको ए एन जो है वो निकालना है। अब सीधी सी बात है, हम ए एन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए एन हमारे पास 994 इज इक्वल टू ए है 105 प्लस एन नहीं पता -1 इंटू 7। अब आगे सॉल्व करें तो 105 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ पर डिवाइड करके देख लेंगे, 994 माइनस 105, 14 में 5 गई तो 9, यहाँ हासिल दिया 1 हो गया, ये हो गया 8 और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8, ये हो गया 8 9 इज इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 1 इंटू 7 को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो 8 9 अपॉन 7 इज इम्प्लाइज दैट n माइनस 1। 7 की टेबल से अगर करता है तो काट देंगे, 7 एकम 7, यहाँ 1 बचा, 7 7 दूनी 14 और यहाँ पर बचा 4 और 7 7 49, यहाँ 127 बार कट गया, बराबर में 1 माइनस 1 इधर अगर प्लस 1 हो जाएगा तो n बराबर हो गया 128। मतलब इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया कि 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली 128 संख्या ऐसी है जो 7 से डिवाइड होती है, जो 7 से विभाजित होते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल को इस तरीके से हमको सॉल्व करना। इस पैटर्न पे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पैटर्न पे ये भी आ सकता है कि 2 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से डिवाइड होगी। ऐसा कोई भी पैटर्न आए तो आपको जो पूछे जितने अंकों की, पहले वो अंकों की संख्याएं लिख दो, फिर अगर पूछे वो किसका मल्टीपल है, किसका गुणज है, किससे डिवाइड होगी, तो उसकी एक एपी बना दो और जो पूछे वो निकाल के आंसर निकाल दो। बस आपको एक मेथड और कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम सेम पैटर्न पर एक और सवाल। लास्ट सवाल हमने पढ़ा था कि 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित है, और यहाँ पर उसी पैटर्न पर है, थोड़े से नंबर बदल दिए गए। यहाँ कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यहाँ पर नया शब्द आया गुणज, जो कि आपने 6ठी कक्षा 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा। गुणज क्या होता है, जैसे आपको पूछे कोई 2 के गुणज बताइए, तो 2 के गुणज मतलब 2 की टेबल में जो जो संख्या आती है, 2 की टेबल मतलब अनंत तक बोलते हो, जितनी भी संख्या आएगी 2 के टेबल में वो उसका गुणज होगा। और दूसरा, अगर दूसरी भाषा में हम बोले तो ऐसी संख्या है या ऐसे नंबर्स को, ऐसा नंबर जिसको ये जो जिसका गुणज बोल रहा है वो पूरी तरीके से काट दे। जैसे कि बोले कोई 20, क्या 20 2 का गुणज है? अगर 2 का गुणज होगा तो 2 इस 20 को पूरी तरीके से काट देगा, 10 आ जाएगा। आई बात समझ? गुणज मतलब जो संख्या इसको पूरी की पूरी काट दे, इसको विभाजित कर दे। तो यहाँ पर हमको पूछा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर्स लिख देंगे, 10 11 12 13 14 ऐसे 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 250 के बीच में। अब हमको देखना है कि 4 के गुणज कितने हैं, 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 4 किस किस नंबर को पूरी तरीके से काट देता है। यहाँ पर देखिए तो 4 में जो 10 है वो 4 का गुणज नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 10 को पूरी तरीके से काट नहीं सकता है, और दूसरी बात 4 की टेबल में 10 नहीं आते। 4 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया, 11। यहाँ पर 12 जो है वो 4 का एक गुणज है। 13 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 है, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो क्या 250 को 4 पूरी तरीके से काट सकता है? हम यहाँ देख लेते हैं,
4, ये 2 के टेबल से 2 बार कट गया, यानी 4 का टेबल डायरेक्ट भी ले ले तो 4 4 छंग 24, एक बचा, 2 नहीं कटेगा। तो 2 4 8 देख लेते हैं, क्या 2 4 8 को 4 खुद काट सकता है? तो ये हो गया, बिल्कुल काटेगा 6 बार, और इसको 2 बार 62 बार, मतलब जो 248 है वो 4 का गुणज है। तो अंतिम पद में आ गया 248। तो ये एक प्रकार की हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट एपी आ गई। देखो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की एपी आ गई। अब हमको बताना है कि कितने 4 के गुणज है। मतलब यहाँ पर हमको ए मिल गया 12, डी हमको मिल गया 4 क्योंकि 4 के गुणज है सारे, और हमको ए एन मिल गया 248। अब हमको एन निकालना है, नंबर्स ऑफ टर्म के कितने 4 के गुणज है। हम यहाँ पर सीधा सा ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास है 248 बराबर ए है 12 प्लस एन नहीं पता इंटू डी है 4। 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। यहाँ 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, और 2 का 2 बराबर में एन माइनस 1 इंटू 4। यहाँ पर 4 को डिवाइड करके इधर ले आएंगे, 2 3 6 अपॉन 4, दिस इम्प्लाइज दैट एन माइनस 1। 4 की टेबल से इसको काट देंगे तो ये 5 बार 20 बार कटेगा, यहाँ पर 3 बजे 36 और 9, मतलब ये हो गया 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, दिस इम्प्लाइज दैट एन इज इक्वल टू 60। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया कि 60, 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। एग्जाम में हमको ये पूरा लिख के आना है, तब जाके हमको पूरा जो नंबर्स है वो न्यूमेरिकल के सारे नंबर हमको मिलेंगे। इस पैटर्न पर आपको मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, कितने भी क्वेश्चन आ जाए इस पर क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर पूछे वो लिख देना है। इसके बाद जो कंडीशन दे रहे होगी उस पर हमको एपी बनानी है, और फिर ए डी और एन निकाल के हमको नंबर्स ऑफ टर्म निकाल देना। इसी प्रकार से हम देखते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन के किस मान के लिए, मतलब यहाँ पर पहले से ही बता रखा है कि हमको एन निकालना है, क्योंकि यहाँ ही पूछ लिया है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यहाँ पर 2 समांतर श्रेणियां हैं। पहली है 63 65 67 और 3 10 17 के एनवे पद बराबर होंगे। मतलब नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी है 63 65 67, ये ऐसे 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 आगे बढ़ती जा रही है। दूसरी समांतर श्रेणी है 3 10 और 17, ये ऐसे 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 आगे चलती जा रही है। तो ऐसा कौन सा पद होगा, ऐसा कौन सा पद होगा, ये नंबर ऑफ टर्म कौन सा एन होगा, कौन सा पद होगा जहां पर इन दोनों एपी के मान बराबर हो जाएंगे। मतलब मान लो ये एपी ऐसे से चल रही है और बीच में इसका कोई एक पद आ गया 100, या इस पद का मान दे देते हैं x पद आ गया बीच में, तो ये एपी भी ऐसे 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 चलती जाएगी, और यहाँ पर भी एक पद आएगा x। तो इस x का क्या पद होगा, कौन सा nवा पद होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों एपीओ के ए अंतिम पद निकाल देंगे एन, और फिर इन दोनों को बराबर रख देंगे। सीधा सा पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एपी को हम लेके चलेंगे, यहाँ पर लेके चलेंगे सेकंड एपी को। यहाँ पर ए एन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला इधर भी रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए रहेगा 63 प्लस एन नहीं पता माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर कितने का डिफरेंट है, 63 65 67, 2 का डिफरेंट है, सीधी सी बात है, दिख रहा है। यहाँ पर भी हम निकाले तो ए रहा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ 7 7 का डिफरेंट। ठीक है, दोनों एपी आ गई, इसको समीकरण 1 इसको 2। अब क्या करेंगे, समीकरण को बराबर रख देंगे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 है हमारे पास 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 60, 3 माइनस हो गया, प्लस एन माइनस 1। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, 7 को इधर डिवाइड में भेज देंगे। मतलब ये कि यहाँ पर जो 7 है मल्टीप्लाई में वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 खत्म हो गया, यहाँ पर बचा है एन माइनस 1, और यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में से। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 2 का हो जाएगा इससे,
तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस n माइनस 1 से होगा, बराबर में 7 का हो जाएगा n माइनस 1 से। देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से 60 से कर दिया तो ये हो गया 120 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n से किया तो 2n माइनस 2 बराबर में 7n माइनस 7। ठीक है, n वाले टर्म एक तरफ कर देंगे, नंबर को एक तरफ कर देंगे। यहाँ पर देखिए -7 को अगर हम इधर ले आए तो +7 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 में 7 जुड़ गए तो 127 और 127 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो गया 125 हो गया। ठीक है, बराबर में क्या करें 7n है और प्लस का 2n उधर जाएगा तो माइनस का है, मतलब 7n माइनस 2n, मतलब ये हो गया 5n। अब हमको नंबर्स ऑफ टर्म n निकालना है तो इस 5 को मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे तो 125/5 दिस इम्प्लाइज दैट n, और ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा ये 2 बार कटा, यहाँ पर 2 बचा 5, मतलब 25 बार ये कटेगा, मतलब n बराबर 25। मतलब हमारे पास ये आंसर आ गया कि 25वें मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। मतलब 25वां टर्म इन दोनों एपीओ को अगर पैरेलल से चलाएं तो 25वां पद ऐसा होगा जहां पर इन दोनों के जो पद की वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन। इस पैटर्न पर कोई और भी सवाल आ सकता है, इसको इसी पैटर्न इसी कंसेप्ट से आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.2 का बहुत ही ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ लंबा हो सकता है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा लंबा हो सकता है लेकिन कठिन नहीं होगा। हमारे साथ बने रहिए, सारे सवाल को हम समझाएंगे इसी वे में। देखिए वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात करिए, एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है। जो जो दे रखा लिख दो, जिसका तीसरा पद A3 जो है वो 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एपी निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो ए और डी। ए और डी के मान मिल गए, हम पूरी एपी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमको 2 कंडीशन दे रखी है एपी निकालने के लिए। पहली कंडीशन सीधी साइड दे रखी है पहली इक्वेशन कि तीसरा पद 16 है। दूसरी कंडीशन हमको ये दे रखी है कि जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब यहाँ पर 2 संख्याओं का डिफरेंट में 12 आ रहा है। क्या आ रहा है 12, मैंने लास्ट पार्ट नंबर 3 में बताया था, जो जो डिफरेंट आ रहा है वो उससे अधिक होगा, मतलब जितना अधिक है उसमें माइनस करो तो वो चीज़ आ जाएगी। देखिए पहली इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो A3 को हम लिख सकते हैं a + 2d = 16, हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ दूसरी इक्वेशन निकालो। यहाँ पर कह रखा है कि A7 जो है अगर उसमें से हम और 7वां पद 5वें पद से, मतलब A7 है उसमें से हम A5 माइनस करें तो 12 आएगा। मतलब यहाँ इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। जैसे कि A7 को हम लिख सकते हैं a + 6d माइनस A5 को लिख सकते हैं a + 4d = 12। यहाँ पर कोष्टक खोल देंगे तो a + 6d माइनस a माइनस 4d = 12। माइनस का a प्लस का a कट गया और 6d में से 4d गया तो ये हो गया 2d = 12। और यहाँ पर d का मान निकालना है तो हमारे पास d = आ गया 6। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास इस समांतर श्रेणी का d आ गया। अब हमको निकालना है a कैसे निकल इस d का जो मान है वो इसमें रख दो। तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में, तो d का मान 6, तो यहाँ पर रखेंगे तो a + 2 और d की जगह 6 बराबर में 16। ठीक है, a प्लस ये हो गया 12 बराबर में 16, a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर आ गया 4। a और d हमको मिल गए। अब हमको एक एपी निकालनी है, यहाँ पर निकाल देते हैं। एक एपी का सामान्य रूप देखिए तो a1 a2 a3 a4, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर कोमा आएगा। ठीक है, ये निकालना है। तो a1 जो पहला पद होता है वो तो हमको मिल गया है 4। दूसरा पद कैसे निकालेंगे a2 निकालने के लिए क्या होगा a + d, a में d जोड़ देंगे तो 4 में 6 जोड़ा तो 10। ठीक है, फिर a3 कैसे निकालेंगे, a3 का फॉर्मूला a + 2d, मतलब d क्या है 6 में 2 का गुणा किया तो 12, 12 में 4 जोड़ा तो 16। ऐसे अगर डिफरेंस 6 जगह तो 6 ऐड करते जाओ, 4 10 16, फिर आगे 22, फिर आगे 28, फिर 34, इस प्रकार ये भी आगे चलती जाएगी और हमारा आंसर जो है वो आ गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये लैंग्वेज दे रखी है ना,
ये कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इस लैंग्वेज कुछ बच्चे जो होते हैं वो समझ नहीं पाते और यहाँ पर सवाल को गलत कर देते हैं। तो ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको इन सवालों की घर पे बुक में प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप परफेक्ट बनेंगे। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सॉल्यूशन नहीं बताया, क्योंकि लास्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा था, जिसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन से लगभग सेम है। तो आप उस क्वेश्चन को होमवर्क में करने की कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो मैं इसका सॉल्यूशन आप तक भिजवा दूंगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। पकड़ लो, जो जो कह रहा है उसको पकड़ लो। चौथे और 8वें पद मतलब सॉल्यूशन, चौथा पद होता है A4 प्लस 8वां पद है A8, इन दोनों को अगर जोड़ दे तो 24 आता है। क्या आता है? 24 आता है। ठीक है, दूसरी बात आगे क्या करा, तथा छठवें और 10वें पद A6 प्लस 8 10 कितने हैं? 44 हैं। तो इस एपी के प्रथम 3 पद निकालो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो जो क्वेश्चन ने कहा वो हमने लिख दिया। इन दोनों टर्म्स का योग इतना है, इन दोनों टर्म्स का सम जो योग है वो इतना। हमको 3 पद निकालना है। 3 पद निकालने के लिए ए और डी की वैल्यू हमको निकालनी है, और जो इन दो इक्वेशन से हम निकाल देते। सबसे पहले इनको खोल कर लिख देंगे। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। अगर इसको सॉल्व करें तो A में A4 जोड़ दिया तो ये हो गया 2A प्लस 3D और 7D जोड़ दिया तो ये हो गया 10D इक्वल टू 24। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह आगे करें तो A प्लस ये हो गया 5D प्लस A प्लस 9D, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया 44। यहाँ पर A में A जोड़ दिया तो ये हो गया 2A प्लस 9 में 5D जोड़ किया तो ये हो गया 14D और बराबर में हो गया 44। ये हो गया समीकरण 2। अब आगे आपको पता है क्या करना, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन माइनस कर दो तो हमको कहीं ना कहीं से D की वैल्यू आ जाएगी, और D की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, जो D का मान है वो किसी समीकरण निकाल के A का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 है हमारे पास 2A प्लस 14D माइनस यहाँ पर भी 2A प्लस 10D, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना है, सॉरी डिवाइड माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 44 माइनस 24, यहाँ पर कोष्टक खोल देंगे। 2A प्लस 14D माइनस 2A माइनस 10D, दिस इम्प्लाइज दैट 44 में से 24 गया तो गया 20 बचा। ठीक है, 2A माइनस 2A प्लस कट गया, 14D में से 10D हो गया तो ये हो गया 4D बराबर में 20 बचा। 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 4 की टेबल से 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर D की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करेंगे, D का मान 1 में, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर देंगे। D का मान 1 में, सॉरी इधर ही कर देंगे। D का मान 1 में मतलब समीकरण 1 क्या हमारे पास ये रही 2A प्लस 10 का 10, और D की जगह हमने रख दिया 5 और बराबर में आ गए 24। ठीक है, 2A का 2A 10 में 5 का मल्टीप्लाई किया 50, तो ये हो गया 2A प्लस 50 बराबर 24। 50 प्लस क्या उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2A बराबर 24 माइनस 50। 24 में से अगर 50 माइनस होता है तो 2A बराबर ये हो गया माइनस का 26, और 2 के टेबल से 26 को काटेंगे तो 13 बचेगा, तो A बराबर आ गया माइनस 13। हमारे पास A और D की वैल्यू आ गई। अब हमको तीनों टर्म निकालना है, A, A2 और A3। A1 तो माइनस 13, A2 कैसे निकलेगा, A प्लस D, A है हमारे पास माइनस 13 प्लस D है हमारे पास 5, मतलब ये चीज़ आ गई हमारे पास माइनस 8। A3 कैसे निकलेगा, A प्लस 2D इज इम्प्लाइज दैट A है माइनस 13 प्लस D में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10, मतलब ये हो गया माइनस 3। तो ये हमारी AP बन गई माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, जो कि 5 के डिफरेंस से चल रही है। देखो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, इस प्रकार की हमारी एक AP बन गई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़र से। आपको घर पे बैठ के इस क्वेश्चन का जो है 2 से 3 वर्ष का प्रैक्टिस करना, जबकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व
कर सके बिना स्टूडेंट देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन जो बताए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 500 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया? किस वर्ष मतलब कौन से वर्ष जॉब ज्वाइन करने के बाद कौन से वर्ष इसका वेतन 7000 हो गया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ। मान लो 1995 में सुब्बा ने जॉब ज्वाइन की 5000 रुपये मासिक वेतन में, मतलब 5000 रुपये मासिक वेतन में उसने 1995 में जॉब ज्वाइन की। उसके बाद उसका जो वेतन है, उसकी जो सैलरी है वो हर मंथ एवरी ईयर 200 रुपया बढ़ी। कितनी बढ़ी? 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया बढ़ती गई। मतलब पहले 1995 में 5000 है तो फिर होगी 5200 1996 में, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती गई तो अंतिम 7000 हो गई। तो ये कितने सालों बाद 7000 होगी, कितने वर्ष में ये 7000 होगी, हमको ये बताना है। तो हमको यहाँ एन बताना है। क्या बताना? देखो ये एक प्रकार की एपी बन गई। 5000 5200 फिर 5400 ऐसे 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 इसका अंतिम पद होगा 7000। हमको निकालना है कौन से वर्ष इसकी जो वेतन है वो 7000 हुई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला किस तरह से लगेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ अंतिम पद क्या है? 7000। कौन से? क्योंकि 7000 तक ही हमको सॉल्व करना है, तो अंतिम पद हो गया यहाँ पर 7000 बराबर ए क्या हो गया? 5000 में जॉब ज्वाइन की थी, ये हो गया, प्लस एन हमको नहीं पता, -1 इंटू डी। डी क्या रहेगा? डी ये रहेगा कि हर वर्ष 200 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 200 रुपया ही बढ़ रहा है, मतलब इस एपी में 200 का डिफरेंट आ रहा है। तो हमारा जो डी रहेगा वो रहेगा 200। ठीक है, 7000 में से 5000 इधर आके माइनस होंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2000 बराबर में हो गया n माइनस 1 मल्टी 200। यहाँ पर मल्टी में 200, यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर 2000 अपॉन 200 दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 20 10 बार कट गया, 10 बराबर n माइनस 1 और n बराबर आ गया 11। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर आंसर आ गया कि 11वें वर्ष जॉब ज्वाइन करने के 11वें वर्ष बाद उसका वेतन 7000 होगा। इजी सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ट्राई करिए आपको आ जाएगा। इसी प्रकार का एक और यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत 20.7575 हो गई तो nवा पद ज्ञात करो। नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ। देखिए इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ कह रहे रामकली ने पहले सप्ताह, रामकली ने फर्स्ट वीक क्या किया? उसने 5 रुपये का क्या किया? बचत की। उसके बाद हर सप्ताह वो क्या कर दी गई? 1.75 रुपये बढ़ाती गई, मतलब उसकी बचत बढ़ती गई। पहले सप्ताह में 5 की बचत की, उसके बाद हर सप्ताह वो 1.75 रुपये उसकी बचत बढ़ती गई। तो ये कह रही है कि एक ऐसा सप्ताह आएगा जहां उसकी टोटल जो बचत है वो 20.75 हो गई। तो वो कौन से सप्ताह में, वो कौन से सप्ताह में हुई, वो हमको nवा पद निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं? एक एपी बना लेते हैं कि पहले सप्ताह उसने 5 की बचत की, उसके बाद 5 में और कितने जोड़ दिए तो 1.75 की, नेक्स्ट सप्ताह फिर की तो 5 में 1.75 मतलब 1.75 जोड़ देंगे तो होगा 6.75 हो गया। ऐसे 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 एक सप्ताह ऐसा आया कि इसने यहाँ जाके 20.75 की बचत कर ली। अब हमको कौन से सप्ताह nवा पद निकालना, नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है। तो नंबर्स ऑफ टर्म हम निकालेंगे an के फॉर्मूले से, जो कि है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an क्या है? तो ये रहा 20.75, तो ये हो गया 20.75 बराबर a क्या हो गया? तो पहले सप्ताह 5 की बचत की थी प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या रहेगा? तो डी रहेगा 1.75, क्योंकि इसके बाद उसने हर सप्ताह 1.75 की ही बचत की। अब क्या करेंगे? इस 5 को इधर बाई भी कर देंगे तो 20 में से 5 गया तो ये हो गया 15.75 बराबर में रह गया 1 माइनस 1 इंटू 175। ठीक, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में 1.75 है इसको बाई डिवाइड में ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
15.75 अपॉन 1.75 और बराबर में रह गया n-1। अब क्या करेंगे, देखो दो संख्या के पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी दो संख्या के पहले पॉइंट है, मतलब पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब यहाँ पर नंबर बचे 1575 और 175। इसको अगर हम 5 की डिवाइड से काटे तो ये हमारे पास 35 बार कटेगा, और अगर इसको काटे तो ये 3, और यहाँ पर 1 2 बचा तो ये 315 बार कटेगा। फिर अगर हम इसको 5 की टेबल से काटे तो ये 7 टाइम, और ये बचा 6, यहाँ पर एक बचा 1, और 63 बार करेगा। और 7 की टेबल से 63 काटे तो 9 बार, मतलब हमारे पास यहाँ लास्ट टर्म आई 9 बराबर n-1, -1 इधर आ गया तो n बराबर 9 में 1 जोड़ दिया तो 10, मतलब कि 10वें सप्ताह जो रामकली की बचत है वो 20.75 हो जाएगी। ये दो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन से, तो इन दोनों का सॉल्यूशन मैंने यहाँ करा दिया, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश हो गई।